तो फिलहाल देखिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ कि आखिर वक्फ क्या है, इसे समझने के लिए हम एक बार डीके दुबे जी का भी रुख कर लेते हैं, जो कि एडवोकेट है, और गौरांग गुप्ता जी हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ हैं। तो सबसे पहले डीके दुबे जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अगर लॉ के नजरिए से इसे समझा जाए कि आखिर वक्फ में जो बड़े बदलाव इस वक्त किए गए हैं, इससे पहले भी तो पूर्व में 2 बार संशोधन हो चुके हैं, तो आखिर अब आपत्ति किस बात को लेकर के विपक्षी दलों की ओर से जाहिर की जा रही है? देखिए, विपक्षी दलों की कोई आपत्ति नहीं है, विपक्षी विपक्ष है इसलिए ऐसा वो कह रहे हैं। उनके जी। पास कोई आधार नहीं है, उनके पास कोई ऐसा वो कोडिंग नहीं बता रहे हैं, कोई सेक्शन नहीं बता रहे हैं, कोई विषय नहीं बता रहे हैं कि भई उनको कहाँ से गैर संवैधानिक लगता है। वो उन्होंने एक आर्टिकल 25-26 रट रखा है, तो बार-बार आर्टिकल 25-26 का हवाला देते हैं। हम्म। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर देश में संपत्तियां हैं, वक्फ के नाम हैं या नहीं है, वक्फ ने जबरदस्ती करी या वक्फ बोर्ड ने उसको कर लिया, जी। इसका रेगुलेशन कैसे होगा? देखिए, एक चीज तो सबको समझ में आनी चाहिए हम्म। कि मैं अगर कोई संपत्ति मेरे पिता की, मेरे दादा की, मेरे बाबा की भी है, तो हम्म। मेरे नाम आनी है। हजारों वर्षों से मेरी प्रैक्टिस में फिर भी मुझे म्यूटेशन करवाना पड़ता है। हम्म। मुझे अपने पिता का डेथ सर्टिफिकेट लगाकर वहां पर बाकी भाइयों और पूरे परिवार का रजिस्टर लगाकर म्यूटेशन की कार्रवाई करवानी पड़ती है। ये लॉ है। हम्म। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास अगर 100 पीढ़ियों से वो प्रॉपर्टी चली आ रही है तो मेरी प्रॉपर्टी को छीन लेगा। अब कहने वाला ये भी कह सकता है कि इसका रेगुलेशन क्यों करना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो हमारी है और हमारी तो सैकड़ों पीढ़ियों से हम यहीं पर बैठे हुए हैं, इसलिए संपत्ति हमारी है। ये विवाद का विषय है, ये कन्फ्रंटेशन का विषय है, ये कानून का विषय नहीं। कानून का विषय ये है कि संपत्ति अगर आपकी है तो आपको म्यूटेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि उसको सरकारी रिकॉर्ड पर चढ़ाना पड़ेगा। सरकार ये कह रही है कि जो संपत्तियां आपकी हैं वो प्रोस्पेक्टिव आपकी ही रहेंगी, वो प्रॉपर्टियां कंटिन्यू रहेंगी। हम्म। बस इतनी सी बात है कि उसका डेटा आपको सर्वर पर अपलोड करना पड़ेगा। अब वो ठीक कहते है। हैं सर्वर पर अपलोड करना पड़ेगा, उसका मतलब वो कहते, जो सरकार कह रही है वो उसका मतलब ये है कि गरीब मजलूम जो मुसलमान हैं उनको ये पता तो लगे कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है और उनके इस्तेमाल के लिए हम्म। कौन उसका यूजर है। हकीकत ये है कि वक्फ अच्छा की डीके नाइन दुबे जी, जी। क्योंकि देखिए, लॉ के नजरिए से अगर हम इसे समझते हैं, तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहले के वक्त में अगर वक्फ की ओर से क्लेम किया जाता था, जिसमें सेक्शन 40 का जिक्र आता है और उसे बदल दिया गया है, सेक्शन 85 भी है, उसे भी बदला गया है, और ये कहा जा रहा है कि पहले तो वक्फ जहां दावा कर दे, आपको उसे जाके प्रूफ करना होगा कि आपके पास वो वैलिड पॉइंट्स है, वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, तब ये सिद्ध हो पाएगा कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या आपकी है। और ये भी सिर्फ मुमकिन है ट्रिब्यूनल में, जिसे अब खत्म किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आम लोगों के लिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि वाकई अब फायदे का ये सौदा साबित होने वाला है? क्योंकि अब तक कई ऐसे डिस्प्यूटेड जगह है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज है, तो इसको लेकर भी मैं जानना चाहूंगी कि 40 सेक्शन और सेक्शन 85 क्या कहता है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 3 बड़े जजमेंट ऑलरेडी दे चुका है पिछले 5 साल में। जी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी पर आपके दावा कर देने से अपने आप वो वक्फ नहीं हो जाती। उन्होंने कहा प्रॉपर्टी पर कोई स्ट्रक्चर, इस्लामिक स्ट्रक्चर पुराना बना हुआ है, उससे भी वो वक्फ नहीं हो जाती। हाँ। उन्होंने कहा कि आपके कब्जे में होने की वजह से भी वो वक्फ नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े जजमेंट हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ये संपत्तियां आप ऐसे ही क्लेम कर लें, आपका प्रोसेस पूरा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंतिम प्रोसेस हो गया है। इस पर जब भी सवाल खड़ा होगा तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि संपत्ति कहां से आई और आपकी कैसी है। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि 2013 के संशोधन के बाद उन्होंने ये कर दिया था कि नहीं, ऑटोनोमस बना दिया था, वो जी। तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि ये नहीं चलेगा। तो अगर सरकार ये कह रही है कि हम उनके इंप्लीमेंटेशन करते हुए ये सिद्ध कर, ये प्रावधान कर देंगे कि आपके पास प्रॉपर्टी आ रही है, इसके डेडिकेशन का आपको प्रमाण देना पड़ेगा। मैं ठीक है। उसको एक इलस्ट्रेशन में बताता हूं। आज जी। किरण रिजिजू साहब ने उसको हाउस में रखा। जी। उन्होंने कहा 31,000 मुकदमे देश में चल रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर, और उनमें से 14,500 मुकदमे सिर्फ मुसलमानों के हैं। यानी कि वक्फ ने केवल बाकी प्रॉपर्टियां अपने नाम नहीं चढ़ा ली, जी। मुसलमान की प्रॉपर्टी भी वक्फ ने अपने नाम चढ़ा ली। क्या मतलब है ये? अब मुसलमान बेचारा, वो जिसकी प्रॉपर्टी है, जबरदस्ती वक्फ ने कह दिया कि ये तो हमारी है और ये वक्फ की प्रॉपर्टी है क्योंकि तुम्हारे दादा, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे नाना कुछ ऐसा घोषणा कर गए थे, या उन्होंने मुझसे कहा था, या ओरल ट्रांसफर कर गए थे, इसलिए मेरी हो गई।
तो वो 14,500 जो मुसलमानों के मुकदमे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल जाएगा? कि आप ये बताइए, वो 14,500 लोग ये कह रहे हैं वक्फ से कि आप हमें ये बताओ कि मेरे नाना, मेरे बाबा, मेरे पापा कैसे आपको दे गए थे? कौन सा ठीक है। तरीका अपनाया था? कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? कोई आपके पास डेडिकेशन है? कोई आपके पास ट्रांसफर ठीक सर्टिफिकेट है है? डीके गुप्ता, डीके दुबे जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस बीच हमारे साथ गौरांग गुप्ता जी भी संविधान विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। गौरांग जी, विपक्ष बार बार संविधान का हवाला देता है, संविधान में कई ऐसे राइट्स का हवाला दिया जाता है। हमने असदुद्दीन ओवैसी को भी सुना, हमने गौरव गोगोई को भी सुना, और उनका ये कहना है कि आप कहीं ना कहीं संविधान के उन आर्टिकल्स का उल्लंघन कर रहे हैं, चाहे वो सेक्टर 25 हो, 26 हो, ये माफ कीजिएगा सेक्शन 28 हो या फिर सेक्शन 14 क्यों ना हो। तो ये 3 से 4 ऐसे सेक्शंस गिनाए गए। इन आर्टिकल्स का जिक्र करते हुए भी ये कहा गया है कि आप इसका उल्लंघन करते हुए आप इस बिल को ला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स को हानि नहीं पहुंचाई जा रही है, संविधान का ध्यान रखा जा रहा है। तो संविधान के नजरिए से हम इसे समझेंगे कि क्या वाकई जो आरोप इस वक्त विपक्ष लगा रहा है ये पूरी तरह सही है? जी, मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि जो हमारे देश का संविधान है उससे पहले ही वक्फ बोर्ड आया था, और जी। वो मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1913 आया था। हम्म, उस वक्त हुआ क्या था कि उससे पहले दिल्ली के सुल्तान ने, सुल्तान मिजुद्दीन समगौर ने 2 गांव जामा मस्जिद ऑफ मुल्तान के लिए वक्फ में दिए थे। हम्म, उसको 4 ब्रिटिश जजेस ने, प्रीवी काउंसिल में वो चैलेंज हुआ, जी। और प्रीवी काउंसिल ने उसको इनवैलिड डिक्लेयर करा। हम्म, तो उस वक्त क्योंकि ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार का हम्म, फेवर चाहती होगी सुल्तानों से, क्योंकि वो हमारे देश पे हुकूमत करना चाहते थे, हम्म, इसलिए उनको मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट लाना पड़ा। उनको डिक्लेयर करना पड़ा कि भाई ये वैलिड हो सकता है। जी। तो ये इस बात में ही सबसे बड़ा सबूत है कि इंडिया की उस वक्त की सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें सारी चीजों का ध्यान रखा गया, उसमें हर चीज का ध्यान रखा गया। कोई भी एक्ट आम जनता को, इट्स फॉर पीपल बाय पीपल, तो किसी को भी किसी तरह का कोई हार्म ना हो। अपोजिशन उसमें आर्टिकल्स को लेके आवाज जरूर उठाती है, बट आर्टिकल्स के अंदर ही ये नया एक्ट लाया गया है, इसको पूरी तरीके से इनवैलिडेट नहीं किया गया है। ठीक जो है। ब्रिटिशर्स का एक्ट था तो वो इनवैलिडेट था। जो सेक्शंस का आपको बोलना है, देखिए वक्फ बोर्ड में ऐसा जरूरी नहीं है कि जी। ये ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजियस बिलीफ है। क्या मस्जिद गौरांग जी, टूट जाएंगी? इसमें मैं एक और पॉइंट आपके सामने ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से ये भी सवाल खड़े किए गए कि जब वैष्णो देवी ट्रस्ट की बात आती है, श्राइन बोर्ड की बात आती है, तो वहां तो आप गैर मुसलमानों को आप ऐड नहीं करते हैं, माफ कीजिएगा गैर हिंदुओं को आप ऐड नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ गैर मुसलमानों को आप ऐड करने की बात करें वक्फ बोर्ड की कमेटी में। और दूसरी तरफ इस पर भी जवाब देते हुए एक और जहां हमने सुना कि किस तरह रविशंकर प्रसाद ने भी ये कहा कि सबसे पहले तो विपक्ष को ये समझने की जरूरत है कि लोगों के बीच में भ्रम ना फैलाए, ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक ट्रस्ट के तौर पर नहीं काम कर रहा है। ये एक बोर्ड का गठन किया गया तो संविधान को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का गठन सिर्फ रख रखाव के लिए किया गया, ना कि इसके लिए कि आप इन प्रॉपर्टीज के साथ जो चाहे वो कर सके। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। अब आप इस चीज को समझिए कि किसी भी और धार्मिक संस्था की ये बात करते हैं, किसी भी ट्रस्ट की बात करते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एकमात्र ऐसा वक्फ बोर्ड जो आपका एक्ट है, इसके थ्रू जो वक्फ बोर्ड है या काउंसिल बनी हुई है, दिस इज ओनली वन विच इज फॉर वन रिलीजन। जी। अगर आप देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी वैलिडेशन कि क्या वक्फ बन सकता है सिर्फ एक रिलीजन के लिए, क्योंकि कल को फिर हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, सिख भाई सब ऐसे बोर्ड की और एक्ट्स की डिमांड कर सकते हैं। जी। तो अपोजिशन अगर कहती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उनके ऊपर ये उल्टा भी जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ भी नहीं करती किसी एक रिलीजन को, भले ही वो माइनॉरिटी हो, टू हैव अ स्पेशल बोर्ड और एक्ट। ठीक है,
ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। डीके दुबे जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि जब अदालतों की बात आती है तो ये पहले कहा जा रहा था कि रिट फाइल करना पड़ता था, तब आप सिविल कोर्ट्स में जा सकते थे, और उसका अधिकार भी हर किसी को, क्योंकि समझ नहीं होती है लोगों के पास कि आप रिट कैसे फाइल करेंगे। आप सिविल सूट में अगर सिविल सूट फाइल करना चाह रहे तो आप उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वक्फ के साथ जब भी कोई मामला जुड़ता था सीधे तौर पर यह कह दिया जाता था लोगों को, आप नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल में ही मामला हल होगा। और ट्रिब्यूनल मामला कैसे हल करता है वो हम आज भी देख रहे हैं। आपने भी जिक्र किया कि मुसलमानों की ओर से कई ऐसे केसेस दायर किए गए वक्फ के अधीन ही, लेकिन लगभग अभी भी ये जो आंकड़े सामने आते हैं 40,000 केसेस सर पेंडिंग है अभी भी। तो सर अब जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है, इसमें कितना बड़ा बदलाव इस कानून के तहत में हम समझ पाएंगे? देखिए, इसको ऐसे समझना चाहिए कि जो वक्फ एक्ट में संशोधन 2013 में किया गया या ट्रिब्यूनल बनाया गया पहली बार 1995 में, ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल होगा ऐसा कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी एल चंद कुमार का जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे चुका है और बहुत सारे इनकम टैक्स का जजमेंट दे चुका है। ये कह चुका है कि हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं, इसलिए हम चूंकि कानून के संरक्षक हैं, संविधान के संरक्षक हैं, इसलिए हमारी पावर तो कर्टेल की ही नहीं जा सकती। अब उनकी पावर कर्टेल नहीं की जा सकती तो कैसे सुनवाई होगी? तो वो रिट में जाता था। रिट का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसकी बात सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता है। ये डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन अभी इस नए कानून में उन्होंने जो बदलाव किया है वो ये है कि नाउ द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल इज चैलेंजेबल इन द हाई कोर्ट। यानी कि अब जब ट्रिब्यूनल डिसाइड कर देगा तो हाई कोर्ट में मुझे राइट होगा, या जो ग्रीवेंस इसकी है उसको राइट होगा कि वो हाई कोर्ट तक पहुंच पाए। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो हाई कोर्ट जाता था तो हाई कोर्ट का डिस्क्रिशन होता था। रिट में अगर उसको दिखता था कि रिट के लायक मामला है तो सुनता था, नहीं तो मना कर देता था। तो मोस्टली हमने देखा होगा कि जजमेंट आते हैं। डीके दुबे जी, सर इसमें सवाल एक और ये भी जुड़ता है कि जहां आपने हाई कोर्ट की चर्चा की, तो वहीं हमने संसद के भीतर ये बात भी गूंजते हुए देखी कि वैलिडेशन की बार बार बातें सामने आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि अगर इस मामले में किसी तरह हस्तक्षेप करने के बाद बिल पास करवा दिया जाता है तो जब वैलिडेशन की प्रक्रिया की बात आएगी मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या वाकई ये चैलेंज हो सकता है, और अगर चैलेंज होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से हम कैसे बदलाव की संभावना कर सकते हैं? देखिए, ये एक जनरल लॉ है, वो ये है कि लेजिस्लेशन का, एग्जीक्यूटिव का कोई भी काम अगर उसकी वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन में चैलेंज होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुन सकता है। यानी कि लेजिस्लेशन में केवल नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कोई करता है 2/3 बहुमत से, आपको याद होगा एनजेएसी का कानून आया था और सबसे बड़े बहुमत से आया था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अवैधानिक है। तो कोई भी कानून अगर पास होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देख सकता है। यानी कि अगर इनके जो समस्या है जिसमें ये आर्टिकल 25-26 की बात कर रहे हैं, वो आप यहाँ पास हो जाएगा, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए और उनको कहिए कि हमारे ये समस्या है और हम कह रहे हैं कि आर्टिकल 25-26 एब्सोल्यूट है और सरकार कह रही है सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन है। 25-26 की जो ये बात कह रहे हैं ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि लॉ एंड इन्फोर्समेंट इन इंडिया, भारत के कानूनों के तहत ही आपको स्वतंत्रता है, आपको एब्सोल्यूट स्वतंत्रता नहीं है कि मस्जिद में वहां पार्लियामेंट में जाकर आप मस्जिद बना देंगे। तो इस मामले में आपको लगता है तो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर देना, 370 चैलेंज किया। यानी आप किसी भी प्रॉपर्टी को अगर डिस्प्यूटेड वो प्रॉपर्टी है तो फिर उसे क्लेम भी किया जा सकेगा, उसके लिए सत्यापन की मांग भी की जा सकेगी, कोर्ट में भी चैलेंज हो पाएगा। तो ये तमाम ऐसे प्रावधान है जो इसमें शामिल कर दिए गए हैं। बहरहाल समय का थोड़ा अभाव है तो डीके दुबे जी हमारे साथ जुड़े एडवोकेट के तौर पर, गौरांग गुप्ता जी हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ जुड़े, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वक्फ को लेकर के कुछ डिटेल्स हमने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी ये एक बहस का विषय है कि क्या जो बदलाव हो रहे हैं संभावित तौर पर क्या ये वाकई उचित होंगे, या फिर जिस तरह विपक्ष इसमें कमियां और खामियां गिनाने की कोशिशें कर रहा है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की बात भारी ना पड़ जाए। तो फिलहाल अब देखना यह है, इंतजार करना होगा, समय बीतने के बाद ही कोई भी आप जानकारी और ज्यादा जुटा पाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।